अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें कैसे पता चला कि सम्राट अशोक वास्तव में थे या हड़प्पा सभ्यता सच में अस्तित्व में थी या किसी ने उस समय वीडियो रिकॉर्डिंग की थी? नहीं। दोस्तों, ज़रा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर आज से 3000 साल बाद पूरी दुनिया खत्म हो जाए और भविष्य के लोग भारत की खुदाई करें और उन्हें कुछ सिक्के, टूटे हुए बर्तन, मंदिर, किले और कुछ पत्थरों पर लिखे हुए शब्द मिले, तो क्या वे हमारे बारे में कुछ जान पाएंगे? बिल्कुल जान पाएंगे। अब सवाल यह है कि हम आज से 2500 से 5000 साल पहले के भारत के बारे में कैसे जानते हैं? क्या उस समय कैमरे थे? क्या न्यूज़ चैनल थी? क्या किसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी? नहीं। फिर इतिहासकारों को इतना सब कैसे पता चला? इसी सवाल का जवाब है सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और यही टॉपिक यूपीएससी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं केवल रटवाऊंगा नहीं, बल्कि हर कॉन्सेप्ट को लॉजिक से समझाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं विजय कुमार शर्मा यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री और साथ ही समझेंगे कि इतिहास को प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल पीरियड में ही क्यों बांटा गया। चलिए शुरू करते हैं सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री से। सबसे पहले एक सवाल, इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री? इतिहास केवल तारीख याद करना नहीं है। इतिहास मानव समाज की कहानी है। लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, किसकी पूजा करते थे, व्यापार कैसे करते थे, युद्ध कैसे लड़ते थे और उनका समाज कैसा था। लेकिन यह जानकारी मिलती कैसे है? कभी आपने सोचा है? इतिहासकार कोई अनुमान नहीं लगाते, वे केवल एविडेंस के आधार पर इतिहास लिखते हैं। एविडेंस, इस शब्द को याद रखेंगे आप। इन साक्ष्यों को 3 भागों में बांटा गया। ये आर्कोलॉजिकल सोर्स है, लिटररी सोर्स है और न्यूमिस्मेटिक एपिग्राफिक सोर्स है। अब इन्हें विस्तार में समझते हैं। आर्कोलॉजिकल सोर्स, सबसे पहले शब्द समझिए। ये है आर्को, सबसे पहले शब्द समझिए, आर्कियोलॉजी। अगर इसको डिवाइड करते हैं, आर्कियो प्लस लॉजी, अर्थात प्राचीन वस्तुओं का वैज्ञानिक अध्ययन। लॉजी इट मीन्स स्टडी, आर्कियो ओल्ड, प्राचीन, एंशिएंट, ठीक है ना। तो ये जो आर्कोलॉजी है, इसका मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। आर्कोलॉजी, इसका मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जब किसी पुराने स्थान की खुदाई की जाती है तो वहाँ से मिलने वाली वस्तुएं हमें उस समय के लोगों के जीवन के बारे में बताती है। इसे ऐसे समझिए, अगर भविष्य में कोई आपके घर की खुदाई करे और उसे आपका मोबाइल, लैपटॉप, बुक्स, कपड़े और जो बर्तन हैं खाना बनाने के लिए वो मिले, तो वह समझ जाएगा कि आप किस प्रकार का जीवन जीते थे। यही आर्कोलॉजी है। एक्सकलेवेशन का मतलब है साइंटिफिक तरीके से खुदाई करना। भारत में कई महत्वपूर्ण खुदाइयाँ हुई है। हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, धौलावीरा, इन सब जगहों की खुदाई हुई है। इनसे हमें पता चला कि लगभग 4500 वर्ष पहले भी भारत में विकसित नगर थे। उनके पास जो पक्की सड़कें थी, ड्रेनेज सिस्टम था, अनाज रखने के लिए उनके पास गोदाम थे, व्यापार होता था। सोचिए, अगर खुदाई ना हुई होती तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में शायद कुछ भी पता नहीं चलता। इंस्क्रिप्शंस, अब मान लीजिए मैं किसी पत्थर पर लिख दूं कि 2026 में विजय कुमार शर्मा का एक यूट्यूब चैनल था जो यूपीएससी के लिए पढ़ा रहे थे। अगर यह पत्थर 1,00,000 या 10,000 साल, 1,000 साल या 10,000 साल बाद आपको मिले तो वह इतिहास का एक सोर्स होगा। इसी प्रकार प्राचीन राजा अपने आदेश पत्थरों या स्तंभों पर खुदवाते थे। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण अशोकन एडिक्ट्स का है। इनसे हमें पता चलता है अशोक की नीतियाँ, धम्म के बारे में, प्रशासन कैसा था, जनता के प्रति उनका दृष्टिकोण किस तरह का था, इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। इसी तरह हंती गुफा इंस्क्रिप्शन से राजा
खारवेल के बारे में जानकारी मिलती है। कॉइन्स, अब एक छोटा सा सिक्का उठाइए, क्या वह केवल पैसे का टुकड़ा है? जी नहीं। एक सिक्का हमें बताता है राजा कौन था, किस धातु का प्रयोग होता था, व्यापार कितना विकसित था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, किस देवता या प्रतीक को महत्व दिया जाता था। उदाहरण के लिए गुप्ता गोल्ड कॉइन्स, इनसे समुद्रगुप्त की विजयों और गुप्त साम्राज्य की समृद्धि का पता चलता है। आर्टिफैक्ट्स, वे वस्तुएं जिन्हें मनुष्य ने बनाया, जैसे मिट्टी के बर्तन, औजार, टूल्स, मूर्तियाँ, स्कल्पचर्स, सील, आभूषण, इनसे पता चलता है लोग क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किस प्रकार के औजार बनाते थे, उनकी तकनीक कितनी विकसित थी। मोनुमेंट, इसका अर्थ होता है मंदिर, स्तूप, किले, गुफाएं, और इनसे पता चला जो स्थापत्य कला है वो कितना विकसित है, धार्मिक विश्वास किस तरह का है, राजनीतिक शक्तियाँ कैसी थी, कला का विकास किस तरह का था। उदाहरण के लिए सांची स्तूप केवल एक धार्मिक स्मारक नहीं है, बल्कि मौर्य और उत्तर मौर्य काल की कला का उत्कृष्ट उदाहरण भी है। लिटरली सोर्स, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपनी पूरी कहानी किताब में लिख दी, भविष्य के लोग वह किताब पढ़कर उनके समय के समाज को समझ सकते हैं। यही लिटरली सोर्स है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है: रिलीजियस टेक्स्ट, सेकुलर टेक्स्ट, फॉरेन अकाउंट। एक एक करके समझते हैं। इसमें वेदास, उपनिषद, पुराणास हैं। इनसे धर्म के साथ साथ समाज, शिक्षा, जीवन शैली की जानकारी मिलती है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट, इनसे बुद्ध के जीवन के बारे में, बौद्ध धर्म और तत्कालीन समाज का ज्ञान मिलता है। जैन टेक्स्ट, अगमस, कल्पसूत्रा, इनसे जैन धर्म और उस समय की सामाजिक परिस्थितियों का पता चलता है। सेकुलर टेक्स्ट, इसमें अर्थशास्त्र हो गया, जो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी, वो पॉलिटी और इकोनॉमी के ऊपर है, बट ये पॉलिटी और इकोनॉमी के ऊपर ही नहीं है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है यह केवल राजनीति की वस्तु नहीं है, इसमें प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, कर व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विदेश नीति, सबका वर्णन है। संगम लिटरेचर, यह दक्षिण भारत के समाज, संस्कृति और व्यापार की जानकारी देता है। राजतरंगिणी, ये कल्हन द्वारा लिखित है और इसे कश्मीर का पहला व्यवस्थित इतिहास माना जाता है। फॉरेन अकाउंट्स, अब एक रोचक बात, कई बार हमें अपने देश का इतिहास विदेशियों की पुस्तकों से मिलता है, जैसे मेगास्थनीज, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था इंडिका। इनसे हमें मौर्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। फाहियान, ये भारत आए थे क्योंकि वे बौद्ध धर्म का अध्ययन करना चाहते थे। हुइनसांग, इन्होंने हर्षवर्धन के समय में भारत का विस्तृत वर्णन किया था। अल-बिरूनी, इनसे मध्यकालीन भारत की संस्कृति, विज्ञान और समाज का महत्वपूर्ण जानकारी मिलता है। न्यूमिस्मेटिक एपिग्राफिक सोर्सेस, अब अंतिम सोर्स है एपिग्राफिक। एपिग्राफिक का मतलब होता है इंस्क्रिप्शन का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन। इनसे हमें पता चलता है कि राजा कौन था, शासन कैसा था, कौन सी घटनाएं हुई। और न्यूमिस्मेटिक, इसका अर्थ है कॉइन का अध्ययन। सिक्कों से पता चलता है अर्थव्यवस्था कैसी थी, व्यापार कैसा था, शासन कैसा था, धार्मिक प्रतीक क्या थे, समाज की समृद्धि कैसी थी। अब बात करते हैं डिवीजन ऑफ हिस्ट्री के ऊपर। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इतिहास को 3 भागों में क्यों बांटा गया? कारण केवल एक है, रिटन रिकॉर्ड की उपलब्धता। प्री हिस्ट्री, बिफोर 3000 BC, यह समय, इस समय में लोगों को लिखना नहीं आता था, रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल ही नहीं है। जब लिखना नहीं आता था तो इनका कोई लिखित रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। ये केवल आर्कोलॉजिकल सोर्स पे निर्भर है। और आर्कोलॉजिकल सोर्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में हमने पहले ही अध्ययन कर लिया है। आप अगर भूल गए हैं तो इसको रिवाइज कर लीजिए। इंस्क्रिप्शन हुआ, कॉइन्स हुआ, आर्टिफैक्ट्स हुआ, मोनुमेंट्स हुआ, ये सब आर्कोलॉजिकल सोर्सेस हैं। ठीक है, तो आप साथ साथ ही रिवीजन करते भी चलेंगे। जो स्टोन एज है वो इसी अंदर आता है, प्री हिस्ट्री के अंदर ही, क्योंकि इनके जो सोर्सेज हैं वो
इसमें रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, सिर्फ आर्कोलॉजिकल सोर्स पे ही बेस्ड है। प्रोटो हिस्ट्री, इसमें रिटन रिकॉर्ड तो अवेलेबल हैं, बट एक प्रॉब्लम ये है कि हम उनको डिसाइफर ही नहीं कर पाए। वो क्या लिखे हैं कुछ हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि जो इनकी लिपि है वो पढ़ी ही नहीं गई, और जो लिखित सोर्स हैं वो भी बहुत कम है। सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का है, स्क्रिप्ट है बट उसको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। और जो वैदिक एज का है उसमें ज्ञान पहले मौखिक ओरली पास हो रहे थे, बाद में उसको लिखा गया था। हिस्टोरिकल पीरियड आफ्टर 600 BC, यहाँ रिटन रिकॉर्ड्स भी हैं और एक तरह से कह लीजिए कि क्लियर रिकॉर्ड्स हैं। अब पर्याप्त लिखित अभिलेख मिलने लगे, इसलिए यह काल का इतिहास सबसे अधिक विश्वसनीय माना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने केवल डेफिनेशन नहीं पढ़ी, बल्कि यह समझा कि इतिहासकार अतीत को कैसे जोड़ते हैं। याद रखिए, हिस्ट्री इज़ नॉट इमेजिनेशन, हिस्ट्री इज़ एविडेंस बेस्ड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। कमेंट में लिखिए हिस्ट्री इक्वल्स टू एविडेंस, ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो अंत तक देखी। और यदि आप यूपीएससी एंशिएंट हिस्ट्री को कॉन्सेप्ट से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।